चलिए, तो भाइयों और बहनों, अरे अमित सर, चलिए पढ़ते हैं। हम लोगों ने चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टी को पढ़ा था, है ना? चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, इनको हमने पढ़ा था। एक बार मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर देता हूँ पूरे टॉपिक को। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? और चुंबकीय क्षेत्र का डेफिनेशन दिया था मैंने कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई भी चुंबकीय सुई रखोगे तो उस पर बलयुक्त का गुण लगेगा और वो घूम करके एक निश्चित डायरेक्शन में ठहर जाती है। समझ में आया? ठीक है। जिस रेंज तक चुंबक के चारों ओर के जिस क्षेत्र तक चुंबकीय सुई ठहरेगी एक निश्चित डायरेक्शन में, उस रेंज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कौन बनाता है? चुंबकीय बल रेखाएं बनाती है बच्चों। अब ये चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? तो चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती है। काल्पनिक का मतलब इन रेखाओं को हम देख नहीं सकते हैं। समझ में आया ना? इनको छू सकते हैं, सिर्फ इनकी गतिविधि समझ सकते हैं हम लोग। समझ में आया? ठीक है। तो भाई लोग, चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती है जो लगातार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझ में आया? इसके बाद बच्चों हम लोगों ने चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को पढ़ा था, जिसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ के अंदर से प्रवेश करके फिर नॉर्थ में पहुंच जाएगी और एक बंद वक्र बनाती है। समझ में आया? उसके बाद हम लोगों ने सेकंड पॉइंट पढ़ा था बच्चों कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्शी खींचिए तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो स्पर्शी बताएगा। समझ में आया? अगला फैक्ट बताया गया था कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी नहीं काट सकती हैं, क्योंकि अगर चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काट देंगी तो वहाँ एक ही बिंदु पर दो स्पर्शी हो जाएगा, जो कि दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बात संभव नहीं है। इसी वजह से चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि यहाँ जो ध्रुव होते हैं, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं, पास पास होती हैं, तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत प्रबल होता है। समझ में आया? और जहाँ चुंबकीय बल रेखा, जैसे इन हिस्सों पे चुंबकीय बल रेखाएं होती है थोड़ा दूर दूर होती है, तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है, दुर्बल होता है। समझ में आया? इसके बाद का हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं एक ही दिशा में जाएंगी और एक दूसरे के समांतर रहेंगी। समझ में आया? तो इतनी बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद आज का अपना टॉपिक। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का जो कंडीशन है, बायो सेवर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, है ना, जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ओरस्टेट ने ये बात बताया था। ओरस्टेट ने क्या बताया था बच्चों? कि अगर किसी चालक में धारा भेजी जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ओरस्टेट की ये बात तो ठीक थी, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया था कि जब हम चालक में धारा भेजते हैं तो चालक अपने चारों ओर क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। तो ये बात तो सही थी भाई, लेकिन कितनी धारा पर, कितनी दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र आता है, ये सारी बातों का जवाब ओरस्टेट ने नहीं दिया था। तो इसके लिए वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने मिल करके एक नियम दिया, जिसे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब की बार वही हेडिंग पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। चलो बच्चों, तो अगला हेडिंग है हम लोग का
चलिए, तो ये हिस्सा है बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बायो-सेवर्ट ये वैज्ञानिक का नाम है बच्चों। 2 वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक? 2। कौन कौन? बायो और सेवर्ट। इन दोनों ने नियम दिया था, इसी नाते इसको हम लोग कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। किसके लिए नियम दिया था बच्चों? तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए नियम दिया था। ध्यान से बातों को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का मैं कहूँगा आपसे एक भी डेरिवेशन आप लोग अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। सारे डेरिवेशन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान से समझिए, सीखिए कैसे क्या होना है इसमें। तो भैया ओरस्टेट ने बताया कि जैसे ये तार है, जैसे ये क्या है बच्चों? अगर इसमें धारा भेजोगे तो ये क्या करेगा? तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओरस्टेट ने इतनी बातों को बहुत सहजता से कह दिया था। ओरस्टेट के मुताबिक किसी भी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण क्या है? गतिमान आवेश। गतिमान आवेश का मतलब क्या है? कि जब चालक में कोई आवेश गति करती है अर्थात धारा बहती है, तो उस चालक के चारों ओर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखिएगा, गतिमान आवेश चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र दोनों जनरेट करते हैं, लेकिन सामान्यतः ये डिपेंड करता है। ऑप्शन में कई बार पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पत्ति का कारण है, तो आपको जवाब देना है गतिमान आवेश। कि मतलब जब चालक में कोई भी आवेश गतिमान होता है तो वो अपने चारों ओर क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन क्या खाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? नहीं, वो चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र दोनों जनरेट करते हैं। लेकिन अभी हम जो इफेक्ट पढ़ रहे हैं वो खाली मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होना है भैया। तो जब जैसे ओरस्टेट ने बता दिया ना कि जब चालक में धारा भेजोगे तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो बायो और सेवर्ट नाम के जो 2 वैज्ञानिक हैं, इन्होंने निकालना सिखाया हमें कि कितनी धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना मिलेगा, कितनी दूरी पर। इन सब बातों को बायो और सेवर्ट नाम के वैज्ञानिक ने निकालना सिखाया। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। आपके सामने मान लेते हैं हम लोग कि एक चालक तार है। ये क्या है बच्चों? चालक तार। एक चालक तार है। मैं ऐसे बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि चालक तार ऐसे है, वो सीधा भी हो सकता है, मुड़ा हुआ हो सकता है। अब जितने भी कंडीशन उनमें हो सकते हैं, एक एक कंडीशन आगे आएंगे, हम सबको पढ़ते रहेंगे। बस अभी हमको ये मान के चलना है कि हमारे पास एक तार है। ये क्या है बच्चों? तार है। और इसमें क्या हो रहा है? आई एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों? आई एम्पियर की धारा बह रही है। ओरस्टेट ने बताया धारा भेजोगे तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र जन्म लेगा। तो इसमें अगर धारा भेज रहे हैं तो क्या यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जन्म नहीं लेगा? लेगा। और हमको इससे यहाँ से r मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ एक बिंदु P मिला है, और हमको उसी बिंदु P पर पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिए। मान लिए कि हमारे पास एक धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार का मतलब सीधा है कि जिसमें धारा बह रही है। समझ में आया? तो ये एक धारावाही चालक तार है जिसमें कितनी धारा बह रही है बच्चों? आई एम्पियर की धारा बह रही है। ओरस्टेट ने क्या बताया था? धारा भेजेंगे चालक में तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हमको इस तार से यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P दिखा है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है ना? चलो देख लेते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। बायो-सेवर्ट ने उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसके लिए क्या कहा? पहली चीज तो ये, बायो और सेवर्ट ने जो चुंबकीय क्षेत्र निकालने का लॉ दिया था, ये पूरे तार के कारण नहीं दिया था। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। बायो और सेवर्ट का ये जो नियम है, ये चालक के किसी छोटे से भाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसके लिए है। ठीक है, तो बायो तथा सेवर्ट ने बताया कि इतना बड़ा अगर चालक तार लिए हो तो इस चालक तार से r मीटर की दूरी पर जो बिंदु P है जिस पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करिए, मान लीजिए कि चालक का एक छोटा सा यहाँ टुकड़ा है जिसकी लंबाई है डेल्टा एल। समझ में आया? ये जो देख रहे हो ये पूरा चालक है, और ये जो डेल्टा एल देख रहे हो उसी चालक का एक छोटा सा भाग है, एक छोटा सा टुकड़ा है। अरे बाबू, इसमें भी यही धारा जाएगी। तो इसके कारण वहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना बायो और सेवर्ट ने सिखाया था। बायो और सेवर्ट कहते हैं कि यहाँ जो धारा बहेगी उसके कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो 4 बातों पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो 2 बातें आप लोग एक्स्ट्रा जानेंगे। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग वेक्टर बी से लिखते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन किससे लिखते हैं? वेक्टर बी से लिखा जाता है। समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन किससे देना है? वेक्टर बी से देना है। और चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। समझ में आया? चलिए अब हम समझते हैं कैसे कहानी होती है भाई। तो बायो और सेबर्ट ने बड़े सहज शब्दों में कहा कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कुल 4 बात पर डिपेंड करता है। कितनी बातों पर? 4 बात पर उनकी डिपेंडेंसी होती है। अब ये 4 बात कौन कौन से बच्चों, आओ देखते हैं। बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा डेल्टा बी, कहीं भी मान सकते हैं, कहीं भी डेल्टा एल वहां से लेकर के पूरे तार पर कहीं भी माना जा सकता है। और उसी तार के कारण, उसी अल्पांश के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र यहाँ निकाल रहे हैं। समझ में आया? आप तार पर जहां भी अल्पांश मानेंगे उसी अल्पांश से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है? और मैं यहाँ पे ये वाला अल्पांश माना हूँ। इस अल्पांश का कुछ मतलब नहीं भाई। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास चालक है, अल्पांश मतलब टुकड़ा है ना। हाँ, तो अब इतने पे इतना हिस्सा मान लो तो उसका अल्पांश हो गया, छोटा सा टुकड़ा हो गया। समझ में आया? तो अल्पांश का कुछ बहुत विशेष मतलब नहीं है। अल्पांश का मतलब चालक तार का एक छोटा हिस्सा, और जितना धारा पूरे तार में जाएगा उतनी धारा इस छोटे हिस्से में रहेगा। और हम क्या करेंगे, इस छोटे हिस्से के कारण वहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। समझ में आया? चलो निकाल देते हैं। बायो और सेबर्ट ने बताया कि इस अल्पांश के कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। पहला समीकरण उन्होंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है हाँ कि चालक में धारा जितना ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक होगा। समझ में आया? पहली बात उन्होंने कहा कि अल्पांश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। डेल्टा क्यों लगा है? क्योंकि बाबू यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत थोड़ा सा उत्पन्न होगा। क्यों सर जी थोड़ा सा क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि यहाँ पे आपने पूरे तार की लंबाई नहीं ली है, तार की छोटी सी लंबाई ली है। समझ में आया? ठीक है, तो बच्चे लोग यहाँ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को डेल्टा बी से लिखा जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इसमें बहने वाली तार में या अल्पांश में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दूसरी बात उन्होंने कहा बच्चों कि वहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इस बिंदु P पर, इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो इसकी लंबाई अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा फैक्ट कि मतलब अल्पांश की लंबाई या जिस हिस्से के कारण तुम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो वो हिस्सा जितना ज्यादा लंबा होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा। समझ में आया? उसके बाद बच्चों आगे कहा गया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश को मिलाने वाली रेखा, भैया अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा यही तो है, तथा अल्पांश के बीच बनने वाली कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये बात एक बार फिर से सुनो। ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इस अल्पांश, किसके? अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा। क्या चीज? अब चुंबकीय वो तो होता है कहाँ पे? यहाँ चुंबकीय बल रेखा कहीं है ही नहीं, उसका कहीं बातें नहीं चल रहा है। ये तो अल्पांश से उस बिंदु के बीच की दूरी है, वहाँ तो चुंबकीय बल रेखा का कोई कंटेंट ही नहीं चल रहा। तो बाबू यहाँ देखो, तो ये जो अल्पांश, देखो ध्यान से, यहाँ से इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो ना, तो इस बिंदु को उस अल्पांश से मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा और अल्पांश के बीच का जो कोण है थीटा, इस थीटा की साइन मान को ले लो, मतलब थीटा की ज्या। चुंबकीय क्षेत्र इस साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब ये है कि भैया अल्पांश से बिंदु P के बीच का जो मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण होगा, जितना ज्यादा मान देगा साइन के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा। समझ में आया? अगली बात उन्होंने कहा कि भैया चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर जो उत्पन्न होगा ये वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करेगा। इसका मतलब क्या है कि अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच की लंबाई यानी दूरी, अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी है? उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब दूरी जितना ज्यादा उसके वर्ग के कम हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया?
ये चार बातें बायो और सेबर्ट ने कहा। एक बार फिर से सुन लेते हैं। बायो तथा सेबर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुल चार बातों पर डिपेंड होता है बच्चों। पहली बात ये है कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक में या अल्पांश में बहने वाली धारा स्मॉल i के अनुक्रमानुपाती होती है। उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B इस अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अल्पांश है डेल्टा L तो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो गया। उसके बाद यहाँ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B इस बिंदु को इस अल्पांश से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच बने हुए कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद अल्पांश तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। वहाँ पे भी डेल्टा लिखा है, यहाँ डी लिखा है, कहाँ डी लिखा है? ये डीएल लिखा है, वहाँ डेल्टा भी लिखा है। इसका मतलब होता है सूक्ष्म, इसका मतलब होता है अति सूक्ष्म। क्या कह रहे थे? चलो, अब ये चारों संबंध किसके लिए है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए है ना। चारों को आपस में मिला देते हैं, है ना। चारों संबंधों को मिलाओगे तो डेल्टा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना लोग अनुक्रमानुपाती हैं वो अंश में आइडियल बटे आर स्क्वायर। देखो I चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है, DL समानुपाती है, साइन थीटा समानुपाती है, लेकिन आर स्क्वायर यही बात तो था वहाँ पे। और हम ये अच्छे जानते हैं कि इस रिलेशन को अगर ब्रेक करेंगे तो इक्वलिटी आएगी और उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा। समझ में आया? तो यहाँ बच्चों कांस्टेंट आता है डेल्टा B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बटे ठीक है बच्चों। ये आ गया आपके धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन आप लोग बहुत विशेष ध्यान देंगे कि ये पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अभी नहीं दे रहा है, आगे देगा। जब हम इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब देगा, लेकिन अभी नहीं दे रहा है। समझ में आया? अभी खाली तार पर उपस्थित एक छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ गया? तो धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या मिला? B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई IDL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ जरा देखिए बच्चों, यहाँ पे म्यू 0 क्या है? तो म्यू 0 से आप अपना परिचय बना लो। म्यू 0 होता है बच्चों निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू 0 क्या बच्चों? निर्वात की चुंबकशीलता। समझ में आया? और म्यू 0 का मान होता है बच्चे लोग, उसका मान देख लीजिए। म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस। समझ में आया? ये इसका मान होता है। ठीक, अब जरा देखिए, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। अब बहुत चीजें यहाँ पे, पहली चीज तो ये कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा सर जी? तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के कुल 4 मात्रक होते हैं। चलो ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र का पहला मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर, पहला मात्रक है। इसी टर्म में दूसरा मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर, तीसरा होता है टेस्ला और चौथा होता है बच्चों गॉस। ठीक, गॉस अलग यूनिट का है, बाकी ये तीनों लोग सेम यूनिट के हैं। समझ में आया? तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है बच्चे लोग न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस। समझ में आया? एक गॉस बराबर 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला होता है। समझ में आया? तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हो गए। और अगर किसी धारावाही चालक में कोई तार में आप धारा भेज रहे हैं तो उस तार से कुछ दूरी पर या 10 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर 5 एम्पियर की धारा भेजने पर, 25 एम्पियर की धारा भेजने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, आप उस चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? यहाँ म्यू 0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। इसका मान 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7 होता है। समझ में? हाँ, इसका भी मैं नहीं, इसका भी मान नहीं पूछता है। अब पूछेगा भी तो निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, अब अगर इसको किसी का मात्रा ही निकालना तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखो इसका मात्रा कितना है, यहाँ देखो, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का कोई एक मात्रक उठा लो, जैसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। म्यू 0 का आप मात्रक निकाल रहे हैं, म्यू 0 रहने दो। आई का मात्रक एम्पियर, एम्पियर ये बटे में हो जाएगा ना, मीटर स्क्वायर। और उसके बाद गुणे डीएल है, डीएल मतलब
लंबाई मीटर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा, बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे जा करके शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा वेबर बटे एम्पियर डैश मीटर, म्यू जीरो का आ गया, यानी वेबर प्रति एम्पियर डैश मीटर, ये इसका मात्रक होता है। ये रखोगे तभी मिल जाएगा। तो मात्रक निकालने के कई सोर्सेस हैं, तो मात्रक तो निकाल ही सकते हो ना। तो ये म्यू नॉट का मात्रक वेबर प्रति एम्पियर डैश मीटर, और ये सब रखोगे तो और सब टर्म में भी आ जाएगा, ठीक। तो भैया किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला B बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर, ठीक है। दूसरा होता है वेबर प्रति, तीसरा होता है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों, यहीं से निकलता है म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। अच्छा देखो, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि। और अगर सदिश राशि है तो बायो-सेवर्ट के नियम से यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र निकाले हो उसकी दिशा भी तो होगी कुछ। तो अभी इसके बाद जो मैं हेडिंग पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बाद मैं डायरेक्शन निकालना भी बताऊंगा, समझ में आया कि डायरेक्शन कैसे होता है, कितना होता है। चलो देखना, सबसे पहले हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो काफी बार बोर्ड में पूछा है, रिलेशन पूछा है, सीधा ऑप्शन में भी पूछता है, ठीक है। और ऑप्शन में अगर नहीं पूछेगा तो वो एक नंबर के क्वेश्चन में दे देता है, कई बार दिया हुआ है। पूरा डेरिवेट नहीं, डेरिवेट करने के लिए पूरा नहीं देता कभी, सीधा आपको ही रिलेशन पूछता है। चलिए, म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। आइए यहाँ ध्यान देते हैं, देखो हम लोग जानते हैं बच्चों कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है। और मात्रक किसका होता है बच्चों? मीटर स्क्वायर प्रति ये होता है। ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ये हम जानते हैं, समझ में आया। और अभी मैंने बताया कि भैया म्यू 0 बटे 4 पाई बराबर होता है 10 की घाते -7। अब यहाँ परेशान तो नहीं हो रहे हो? अभी देखो म्यू 0 बराबर बताए ना 4 पाई गुणे 10 की घाते -7, 4 पाई को यहाँ शिफ्ट कर दिए, समझ रहे? तो इतना हो जाएगा। और इसका मात्रक होता बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये होता है, ठीक। अब चलो इससे आप मान लो समीकरण एक न्यूटन प्रति एम्पियर, तो म्यू नॉट का ये मान होता है। अब इसके बाद समीकरण एक समीकरण दो, ये होता है, इसमें कोई संशय तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कहाँ लिखा है? तुम लोग का तो दिमाग वहाँ पता नहीं कर रहा था, क्या लिखा है यहाँ पे? वो एप्सिलॉन नॉट का होता है। और यहाँ क्या लिखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9, मात्रक होता है न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। खाली एप्सिलॉन नॉट के मात्रक में होता है जो बोल रहे हो, ठीक है, कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर, वो एप्सिलॉन नॉट का होता है। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चल रहा है और वो भी बटे में है। ये समीकरण एक, समीकरण दो। ध्यान से देखो, इन सब बातों में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। कक्षा 12 में पहुंचने के बाद अगर गुणा भाग मात्रक का नहीं कर पा रहे हो तो फिर जान लो पढ़ना लिखना एकदम ध्वस्त है, चाय पत्ती सूंघ के मर जाओ तुम। देखो समीकरण एक और समीकरण दो डिवाइड करो। समीकरण एक डिवाइडेड बाई समीकरण दो। चलो ध्यान दो भैया, समीकरण एक और दो को भाग करो। अगर अभी बोलेगी समझ में नहीं आया तो बड़ी मार मारूंगा, जा लेना, समझ रहे? किचिर किचिर बतिया रही है। समीकरण एक और समीकरण दो भाग करो। चलो
चलो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे म्यू 0 बटे 4 पाई। चलो ये इनके राशियों के संबंध का भाग हो गया। अब इनके परिमाण और इनके मात्रकों का भाग कर लेते हैं। चलो इसका मान कितना था बच्चों? 9 गुणे 10 की घाते 9 और इसका मात्रक भी भाग करो। न्यूटन डैश माने बच्चों गुणा, मीटर स्क्वायर प्रति माने भाग, कूलाम का स्क्वायर एंड टोटल की बटे म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट के घर पे -7 इसका मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। इतना कोई डाउट? न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4 पाई से 4 पाई। अब यहाँ म्यू नॉट का गुणा एप्सिलॉन नॉट में होगा तो 1 बटे म्यू नॉट एप्सिलॉन। अब यहाँ क्या बचेगा? इस एम्पियर का गुणा ऊपर होगा और इसका गुणा यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9 बटे 10 के घाते -7 और बच्चों इसका गुणा यहाँ होगा तो ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर गुणे मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद देखो 1 बटे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर इसको ऊपर भेजो तो 9 गुणे 10 के घाते 9 + 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें कितने लोगों को समस्या भाई? और गुणे मात्रकों को जरा देखो, यहाँ जरा समझना, यहाँ पे एम्पियर बटे कूलाम का जो स्क्वायर है एक साथ कर लो, इसको एक साथ लिख सकते हो। गुणे मीटर स्क्वायर बचेगा साइड में। अरे एम्पियर बटे कूलाम दोनों पर स्क्वायर है, मैंने एक साथ कर दिया और वहां मीटर स्क्वायर साइड में बच गया, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक, अब इसके बाद देखो भैया, चलो यहां ध्यान दो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 9 गुणे 10 के घाते 16 हो जाएगा, होगा? और अब यहाँ थोड़ा सा सेटअप समझना, यही थोड़ा सा परेशान होने लायक है और कहीं नहीं परेशान होने लायक इसमें। एम्पियर बटे कूलाम लिखा है, सोचो जरा एम्पियर की जगह पे कौन सी राशि होगी? आई होगा और यहाँ क्या होगा? क्यू, यानी वो आई बटे क्यू है तभी तो मात्रा की बना, और ये होता है 1 बटे टी। कैसे सर जी? जरा क्यू का मल्टीप्लाई क्यू का 1 में करो, क्यू आई का समीकरण यही तो होता है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ देखो एम्पियर बटे कूलाम बराबर 1 बटे समय, यानी एम्पियर बटे कूलाम बराबर 1 बटे सेकंड होगा कि नहीं होगा? वो संबंध कह रहा होगा तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1 बटे सेकंड, सेकंड का स्क्वायर गुणे मीटर। अब देखो 1 बटे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 के घाते 16 और मीटर का मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? इसके बाद बच्चों 1 बटे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 के घाते 16। अच्छा 9 गुणे 10 के घाते 16 को अगर मैं 3 गुणे 10 के घाते 8 लिखूं और यहाँ मीटर प्रति सेकंड को प्रति पूरे पे स्क्वायर लगा दो तो क्या कोई गलत बात है? कोई मान में बदलाव आ जाएगा? बात वही है भैया, वर्ग करोगे तो वो आएगा। लेकिन अगर मैं इस पे विचार करूं 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड तो ये निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है। ये क्या है बच्चों? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? सी रख सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, सी स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरा पहला रिलेशन आ गया म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। इसी के तरीके रूप हो सकते हैं, कई रूप हो सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं सी बराबर 1 बटे अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? और भी इसके रूप हो सकते हैं, जैसे हो सकता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बटे सी स्क्वायर, या हो सकता है 1 बटे अंडर रूट में से पूछ लिया जाए, जैसे ऐसे अंडर रूट में भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर अंडर रूट के साथ 1 बटे सी हो जाए। तो तमाम रूप उसके पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। ठीक, तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन था। कोई डाउट इसमें रह गया तो बताओ, देख लो एक बार पूरा ध्यान से। चलो अब ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध हो गया बाबू लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप लोग देख लेंगे। मैं एक बार संबंध फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या क्या रिलेशन होते हैं।
रिलेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितने प्रकार के इसमें रिलेशन पूछे जा सकते हैं आपकी बोर्ड में। पहला तो रिलेशन यही निकल करके आया था ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। पहला संबंध यही है। इसको और तरीके से लिख सकते हो भैया, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c, ऐसे लिख सकते हो। या इसको लिख सकते हो c बराबर 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, समझ में आया। या और लिख सकते हो आप इसको c² बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसी के संबंध, इन्हीं में से हाँ ऑप्शन में पूछता। तो इनमें से कोई एक पूछेगा कि इनमें से कौन सा संबंध सही है, तो अगर आपको पता है, एक को पता है, तो निकालने में क्या दिक्कत होगा भाई, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट बनेगा, सीधे से पढ़ने चल रहे हैं आप एकदम। तो इस तरीके से इसके रिलेशन पूछे जाते हैं। अब जरा देखो, हमने जैसे अभी पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है बच्चों, और बायो-सेवर्ट के नियम के हिसाब से अगर किसी धारा में आप किसी चालक में धारा भेज रहे हैं तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसको निकालना हमने सीखा कि नहीं सीखा। किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चे लोग, B बराबर 0/4 पाई sin θ/r²। ये होता है ना, ये होता है भाई जी सर। अब चलो ठीक बात है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो मिल गया, लेकिन डायरेक्शन कैसे मिलेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम होते हैं, ध्यान दो बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के चलो क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। बायो और सेबर्ट ने जो नियम दिया था वो इस नाते दिया था ताकि अगर किसी धारावाही चालक तार में धारा भेज रहे हो तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान निकाल सको। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आप यहाँ से निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर जो नियम काम करता है वो है आपका नंबर 1, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का पहला नियम है, ठीक है। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। चलो ध्यान से सीखो, आपको अपना पूरा दाहिने हाथ का पंजा फैलाना है। ऐसे क्या करना है, दाहिने हाथ का पंजा फैलाना है, फैला दिया ऐसे, और इस अंगूठे को धारा की दिशा में रखनी है। अंगूठे को कहाँ, और इन चारों उंगलियों को कहाँ, जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो। तो ये हथेली का तल जिधर जाएगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लिया ये हमारे पास एक तार है बच्चों, ये क्या है, और इसमें एक धारा बह रही है नीचे से ऊपर की, और हमें तार से यहाँ एक बिंदु मिला है P, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट का नियम लगा देंगे, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन कैसे आएगा, तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाना है। पहले सेंटेंस सुन लो, दाहिने हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाओ, दाहिने हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, और ये चारों उंगलियां उस बिंदु पर हो जहां तुम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो। तो हथेली का तल जिधर जाता है उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती। चलो ध्यान से समझना, पूरा पंजा फैलाया मैंने, अंगूठे को कहाँ रखा, देखो धारा ऊपर की ओर जा रही थी, मेरा अंगूठा भी ऊपर की ओर संकेतित है। ये चारों उंगलियां उसी बिंदु पर है जहां मुझे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ज्ञात करना है। मेरा हथेली का तल किधर जा रहा है, बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर। समझ में आया। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया कि अगर धारा मेरे बच्चे ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तब जरा देखो अंगूठे को कहाँ लेना है, धारा की दिशा में है। इन चारों उंगलियों को मैंने उस बिंदु पर रखा या उस बिंदु की ओर रखा, तल किधर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है ना, तो तल के लंबवत बाहर की ओर।
अब की बार तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। बहुत सिंपल सा, बहुत सीधा सा फंडा है। दाहिने हाथ के पूरे पंजे को ऐसे फैलाना है और क्या करना है, अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है और इन चारों उंगलियों को उस बिंदु पर रखना है जहां तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली का तल जिधर जाएगा उसके लंबवत तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये पहला बहुत सहज नियम था। अब दूसरे नियम को जरा समझो। दूसरा नियम पेचीदा है, उसको नहीं पढ़ोगे तो आपका पूरा काम हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो दूसरा नियम ये है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का। देखो ध्यान से सुनो इसको। स्क्रू ड्राइवर सब लोगों ने देखा? स्क्रू ड्राइवर से जब पेच को कसा जाता है तो पेच की नोक आगे बढ़ती है, बढ़ती है। अपने दाहिने हाथ से स्क्रू ड्राइवर को पकड़ लो ऐसे, जैसे मैंने पकड़ लिया है, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया। ये स्क्रू ड्राइवर है। अब किसी स्क्रू को कसो तो कसते समय हर बार एक के डायरेक्शन में घुमाया जाता है। कसते समय हर बार ऐसे घुमाते हो, ठीक, हर बार ऐसे घूमती है ना। और ये एंटी क्लॉकवाइज है ना? जी सर। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। एंटी क्लॉकवाइज तो ये नीचे से ऐसे ही है ना, अगर ऐसे होगा फिर जो भी है, मतलब कसते समय घुमाना है ना। तो क्या करना है, अपने दाहिने हाथ से पेचकस को ऐसे पकड़ लेना है। समझ में आया? दाहिने हाथ से क्या करना है, पेचकस को ऐसे पकड़ लेना है। अब इससे बाबू लोग आप अपने पेच को कसो तो पेच की नोक आगे बढ़ती है कसते समय। आगे बढ़ती है ना। याद रखो, आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा में होना चाहिए। जब तुम अपने दाहिने हाथ से पेच को पकड़कर, पेचकस को पकड़ करके पेच को कसोगे तो पेच की दिशा किधर होनी चाहिए आगे बढ़ने की? धारा की दिशा में। तो तुम्हारा अंगूठा जैसे घूमेगा वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएगा। जैसे एग्जांपल दो, ये रहा। चलो, धारा किधर जा रही है? ऊपर की ओर। धारा किधर जा रही है? ऊपर की ओर। अब मुझे पता करना है कि इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनेंगी। मैंने स्क्रू ड्राइवर पकड़ लिया, मैंने क्या किया, और ये देखो ऐसे कसोगे तब ना पेच ऊपर आ जाए कि हे यस कसी जाएगी। नहीं यार, ये कस दी। जिधर धारा बह रही है उधर कसना है भाई। समझ में आया? जिधर धारा बह रही है तुम्हारा चुंबकीय ये जो पेचकस है उधर कसना है। धारा ऊपर की ओर जा रही है तो पेचकस को उधर कसो। समझ में आ रहा है? यहाँ कस दो, वहाँ कस दो, यहाँ कस दो। जहाँ धारा बह रही है वहाँ कसो। समझ में आया? धारा किधर बह रही है? ऊपर की ओर। तो किधर क्यों कसना भैया? ऊपर की ओर। समझ में आया? चलो देखो, ध्यान देना। ऊपर की ओर कस रहे हो तो तुम्हारा अंगूठा उधर से आकर किधर जा रहा है? अंगूठा उधर से आ रहा है, इधर जाना कि नहीं जा रहा है? मतलब इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखा उधर से आएगी, ऐसे जाएगी। समझ में आया? और जब तुम चुंबकीय बल रेखा का आइडिया पता लगा लोगे तो भैया अगर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना, क्या करो? काम खत्म। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर को है, इस बिंदु पर निकालना तो उस बिंदु पर अंदर की ओर हो जाएगा, जो कि भी निकाले हुए थे। धारा ऊपर की ओर गई थी, इसी बिंदु पर निकाले थे, अंदर की ओर गया था। समझ में आया? फिर से देखो, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ से पेचकस को पकड़कर, दाहिने हाथ से पेचकस को पकड़ करके उसको कसते समय घुमाएं और इस तरीके से घुमाएं कि पेचकस जब कसे तो पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो अंगूठा जिधर घूमेगा वही चुंबकीय बल रेखाओं का डायरेक्शन होगा। ये वाला नहीं याद करो ना, मैं कह रहा हूँ सीधा सीधा चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ज्ञात करना ना, तो उसके लिए ये आपके दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 बेस्ट है। इसको धारा की दिशा में रखो, इसको जहाँ तुम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो वहाँ रखो, तो हथेली के तल के लंबवत, खत्म काम। जिधर भी हथेली का तल गया उसी के लंबवत रेखा खींच लोगे, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो इतने टॉपिक को कल आप लोग रिपीट करके आएंगे। कोई डाउट रहेगा तो पहुँचते पूछ लेंगे और पढ़ते हैं बाकी कल।